बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दुबई में किसको जूता पड़ा है और जो जूते की कहानी है, इस सब के अंदर एंकर इमरान रियाज ने एक खबर दी और इस खबर ने इस वक्त एक हंगामा खड़ा कर दिया है। ये जूता किसे पड़ा है, ये जूता मारा किसने है और इस हवाले से क्या तफसीलात अवेलेबल है, इस पर तो बात करते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनके खानदान की डाटा लीक्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इस डाटा लीक्स के अंदर कौन मुलव्विस है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला इस वक्त सामने आ गया है। जबकि तीसरी बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि इमरान खान ने इस वक्त मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया हुआ है और इमरान खान ने इस वक्त ये लग रहा है कि एक जानिब इमरान खान की जो आप कह लें कि अमन की ख्वाहिश है उसे कमजोरी समझा जाता है, तो अब ये लग रहा है कि खान साहब का सब्र जो है वो भी जवाब दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा, अगर बात हुई तो पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे और अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ इलेक्शन के नुक्ते पर होंगे। और एक इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो खैर इन लोगों के साथ बैठना ही नहीं है, हमारी टीम बैठेगी, लेकिन बात तो सिर्फ इलेक्शन की है। अगर बात इंतखाबात की तरफ नहीं जाती फिर मुज़ाकरात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो इलेक्शन के ऊपर आए। जो कानून और आइन कहता है, जो इलेक्शन है 90 दिन के अंदर, और अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो किसी ने किससे कौन मुज़ाकरात करेगा, और ये तमाम तर चीज़ें, तो इस वक्त ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। इस वक्त एक ही चीज़ है कि मामला इस वक्त इलेक्शन का है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मामला 90 रोज़ में इलेक्शन है। वो 90 रोज़ गुजरते जा रहे हैं और ये आइन की तौहीन हो रही है, इसकी बेहुरमती हो रही है। अगर आप आइन के ऊपर नहीं चल रहे तो इसके बाद मुज़ाकरात किस चीज़ के करने? अगर अभी इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर अक्टूबर में भी इंतखाबात मुनक्किद होने के इम्कानात कम है। अभी तो फौरी चीज़ है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आइन जो कहता है तो अगर ये नहीं होंगे और अगर इधर से निकल जाते हैं तो फिर अक्टूबर में क्यों हो? फिर तो आप कहेंगे कि अगले साल भी हो सकते हैं, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा, फिर तो आइन मुअत्तल है ना। एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि इस वक्त जो अदलिया के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हालिया तकसीम, ये डिवाइड ऑटोमेटिक नहीं है, इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ है और ये नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। इससे पहले भी इन्होंने 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम किया था। अपने मफादात के लिए उसने 100% सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। इसके पीछे बयानात दे रहा है, इसकी बेटी जजेस के खिलाफ बयानात दे रही है। वो फैसला ना मानने वाले कौन हैं, इनकी हैसियत क्या होती है? सारे पाकिस्तान की कानूनी बिरादरी को पता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का तो कहना ही है, क्योंकि ये तो आइन है और जाहिर बात है कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं है, ये कोई PMLN के खिलाफ फैसला नहीं है, ये आइन और कानून का फैसला है। अच्छा, एक जानिब तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो है जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनके खानदान के डाटा लीक्स के हवाले से। उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कल एक बड़ी आम बात कही और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद एक पूरा ट्रेंड चल गया कि जूता किसको पड़ा है, जॉगर किसको पड़ा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुबई में एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर ने वॉक करते हुए एक शख्स को जॉगर उतार कर मार दिया। जॉगर का रंग ब्राउन था, जॉगर उस शख्स को नहीं लग सका। जूता लगना ना लगना अलग चीज होती है, जूता उछाला जाना ही मेन चीज होती है। और जूता क्लब जो है ये पूरी दुनिया के अंदर, एक दफा बुश को भी पड़ा था और उसके बाद से ये जूता क्लब इंटरनेशनली बहुत वायरल है। पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ा और पुराना क्लब है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के ऊपर जूते उछाले जाते रहे, स्याहियां फेंकी गई, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ऑब्वियसली इस सब के अंदर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, क्योंकि दुबई जो है उसके हवाले से आपको पता है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा वो अपनी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी मरतबा दुबई में नजर आए हैं। कभी किसी मॉल में होते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं और कभी
जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो हैं वो दुबई के अंदर वो जो सड़क पे चहलकदमी कर रहे होते हैं और वो जो पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए जो इशारे होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो ट्रैफिक के इशारे क्या आइन और कानून को भी तोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं होता। वहाँ पे पैदल चलने वालों को भी इशारों को फॉलो करना पड़ता है वरना लग समझ जाती है। तो वो उसे वहाँ पे उस पर इंतज़ार करते हुए नजर आए। बड़ी अच्छी चीज़ है, इंतज़ार करना भी चाहिए और उस पर रुकना भी चाहिए इशारे पे। तो बड़ी हौसला अफजा इस तरह की तस्वीरें बाजवा साहब की इससे पहले भी आती रही हैं। और जनरल रिटायर्ड बाजवा जो है ऑब्वियसली उनके हवाले से ये भी कहा जाता रहा है कि अच्छा ये दुबई और गल्फ जो है ना, यहाँ पे बहुत डायनामिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं कर सकते। इवन आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा को जितने लोगों ने शूट भी किया बड़ा छुप छुप आके किया, किसी ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो जाहिर नहीं की। एक मरतबा एक मजदूर के साथ खड़े कोई बात कर रहे थे, वो भी सामने आई तस्वीर। यूरोप और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके डायनामिक्स डिफरेंट है। वहाँ पे आप किसी के ऊपर फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, उस पर तो केस है ही है। लेकिन आप नवाज शरीफ का देख लें, कोई कैमरा खोल के अगर पब्लिक प्लेस पे शूट भी कर रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन। लॉज उसकी इजाजत देते हैं, आप किसी बंदे को जितनी मर्जी बातें सुना दें, वो भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ गल्फ जो है, दुबई, यूएई और ये सारे अरब ममालिक, इवन सऊदी अरेबिया, ये इस हवाले से ऐसे लोगों के लिए बहुत सेफ हैं जिन्हें पब्लिक आउटरीच जो है उसका सामना करना पड़ सके। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स के ऊपर फिजिकल अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए। बात और जो एक होती है, आप कह लें कि अल्फाज जो हैं, जो आपका राइट है एक बेसिक, आप उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं। और वैसे खैर गल्फ के अंदर तो वो भी नहीं है, प्रोटेस्ट की राइट्स नहीं है और इस तरह से बाहर निकलने के राइट्स भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन अब इस सब के अंदर जो लोग इसे मिला रहे हैं और इस खबर को ऑब्वियसली वो जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो आप भी समझ रहे होंगे कि किसके हवाले से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है कि ये जूता पड़ा है। और इमरान रियाज जो है उनके पास एक बड़ी क्रेडिबल किस्म की ही खबर होगी, क्योंकि जो जूता उछाला गया, वैसे जूता मारना नहीं कहूँगा क्योंकि जूता उतारे मारा लगा नहीं, और वो जॉगर मारा गया। ये भी उन्होंने बताया कि जूते की टाइप क्या थी, चप्पल नहीं थी, खेड़ी नहीं थी, बूट्स नहीं थे, जॉगर थे। और जॉगर का जो कलर है वो भी बता दिया, ब्राउन। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा कलर है, कॉफ़ी कलर है या फिर दूसरे कलर्स हैं। ब्राउन के बड़े शेड्स होते हैं, लेकिन चलें हमें इसमें इतना क्या इंटरेस्ट। और ये लेकिन एक बड़ी अलार्मिंग खबर होगी ऐसे किसी भी शख्स के लिए जो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे टहलते हैं और वहाँ पे अपने आप को ईजी समझते हैं। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि चलें आप किसी के ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब ये सारे के सारे मामलात अपनी जगह चलें, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप अपना वर्जन बताएं और बताएं कि ये इशारा किसकी तरफ हो रहा है। तो चलें, बस अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इमरान रियाज ने इतना इशारा दे दिया, वही काफ़ी है। अब ज़रा आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, मेन खबर पर। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब से उनकी तैनाती के मामलात आए तब से ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ थे, उनकी तैनाती रोकना चाहते थे। इससे पहले जब वो DGISI थे, खान साहब ने उन्हें किसी एक इशू के ऊपर जो कि उनकी अपनी फैमिली और बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया करप्शन का या फरागोगी के ऊपर, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने गुस्सा कर दिया, जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया। फिर जनरल आसिम मुनीर जब चीफ बन रहे थे तो उस वक्त भी ये बातें हुई और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये सारी की सारी इस तरह की बातें की गई कि इमरान खान ने, ऑल्दो खान साहब ने उसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए। सदर आरिफ अलवी आए, फौरन उसी दिन इंतजार भी नहीं करवाया, फौरन उसी दिन खान साहब ने कहा कि सदर जो है वो समरी पे दस्तखत कर दें। और आप देख लें, खान साहब ने बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। वो प्रोपेगेंडा क्या था कि जी अभी भी किया जा रहा है। वो एक इनका साफ़ी है और अजीब सा बंदा है वो। उसने कह दिया कि जी इमरान खान तो आके जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को गलत, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जब भी वो देखते हैं ना कि हालात ठीक हो रहे हैं उस वक्त चीज़ें ख़राब कर दी जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये है, खान साहब के ऊपर तो ये उंगलियाँ इस तरह से उठवाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि आर्मी चीफ के लिए बहुत से कैंडिडेट्स थे। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब एक नई स्टोरी इस वक्त सामने आई है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो नादरा है, वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना से मुतल्लिक डाटा लीक के पीछे मुजरिमों की शनाख्त के लिए इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने के लिए इस वक्त तैयार है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई मालूमात को गुज़श्ता नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया। यानी आर्मी चीफ के ख़ानदान का जो डाटा है वो निकाला गया। और ये डाटा, इसका पर्पज़ क्या था? इस डाटा का पर्पज़ नाज़रीन इकराम सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो पर्पज़ ये था कि इसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के अंदर यूज़ कर लिया जाए कि वो ना हो सके। डाटा लीक से आगाह मुतअद्दिद ज़राए ने द न्यूज़ के साथ तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। अक्टूबर 2022 में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुकाबला था। इस दौरान नादरा के एक जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर फारूक अहमद ने
मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर शाह के ख़ानदान की खातून रुकन के डाटा तक रसाई हासिल की और ख़ानदान की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर जो हैं वो इकट्ठे किए। इस डाटा को बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ख़ानदान के बैनुल अक़वामी सफरी मकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी ये जो इस वक्त द न्यूज़ स्टोरी को रिपोर्ट कर रहा है कि जी नादरा से ये डाटा हासिल करवाया गया एक जूनियर डाटा ऑपरेटर से, फिर एफआईए के पास गया। एफआईए आपको पता है कि इमिग्रेशन काउंटर्स उनके होते हैं, तो उनका जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर इनके बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जितने सफ़र हैं उनका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने झूठे दावे के माखज़ की निशानदही के लिए तहकीकात का आगाज़ किया जो हुकाम को नादरा में गैर कानूनी डाटा तक रसाई तक ले गया। नतीजे के तौर पर फारूक अहमद जूनियर एग्जीक्यूटिव, रहमान भट्ट डिप्टी डायरेक्टर, रशीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर, सैफुल्लाह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, साजिद सरवर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और एम अली डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ ने की जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के करीबी साथी पाए गए जो मुल्जिम दावेदारों में से एक थे। बाद में लतीफ़ को मफादात के टकराव और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सीनियर अफसर अली जावेद से तब्दील कर दिया गया। इंक्वायरी के दौरान नादरा के दो अफसरान खालिद इनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डाटा तक रसाई के अहम किरदार के तौर पर शनाख्त किया गया। दोनों अफसरान ने मुबैना तौर पर मुकाबला करने वालों के करीबी रिश्तेदारों को डाटा की दरख्वास्त करने वालों के तौर पर नामजद किया। यानी इन्होंने जो दरख्वास्त करने वाले लोग हैं उनमें उनके ही खानदान के लोगों को डाला। तवक्को है कि जारी इंक्वायरी से जल्द ही इस कहानी में मुलव्वस नादरा के असल चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे। तमाम अफसरान के पीछे असल मास्टरमाइंड्स को शायद अवामी सजा का सामना ना करना पड़े क्योंकि जो असल इसके पीछे हैं वो ये इसे एंगल दिया गया है कि इसके पीछे वही हैं जो कैंडिडेट्स थे, मतलब उनमें से कोई हो सकता है। नादरा इंतजामिया के काले अहदेदार ने मामले की हसासियत और तहकीकात की जारी नौयत का हवाला देते हुए बगैर किसी नाम का इंकशाफ किए इंक्वायरी की तस्दीक की। वाज़ेह रहे कि इदारे के 6 जूनियर स्टाफ को ताहाल उनके ओहदों पर बहाल नहीं किया गया। मजीद बरा हाल ही में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ और 3 दीगर फौजी एहलकारों को मुस्ताफ़ी होने का मौका दिया गया है। जारी इंक्वायरी की रोशनी में नादरा इंतजामिया के आला अहदेदारों में से एक ने मामले की हसासियत के पेश नज़र अपना नाम जाहिर ना करने की दरख्वास्त की और किसी भी आला अहदेदार का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंक्वायरी जारी है। एक अहम सरकारी एहलकार का दावा है कि इस वाक़े और कुछ दीगर अहम वाक़यात से इस डाटा के मुहाफ़िज़ इदारे में कुछ आला अहदेदारों की नौकरियां ख़त्म भी हो सकती हैं, उन्हें अपने ओहदों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन इस स्टोरी के अलावा जो अब सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त किस तरह का है और इसके ताने बाने भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मिलाए जा रहे हैं और इसके अंदर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि देखें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो होता है और लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर हुई तो वो गलत है। किसी का भी खानदान का डाटा लीक जो है इलीगल तरीके से वो तो वैसे ही गलत था, गलत है, गलत रहेगा, उसे तो हम कभी भी नहीं कर सकते। और इसके अंदर ऑब्वियसली अगर कोई किरदार भी था क्योंकि देखिए हेल्दी कॉम्पिटिशन तक तो बात ठीक है, देखें जितने अहल तरीन जनरल्स होते हैं उनमें से किसका नहीं दिल होगा कि भाई वो चीफ बने, मुल्क को सर्व करे, सबका राइट भी है कि उनका दिल करे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही फैसला होता है उसके बाद तो आपको पता है कि किस तरह से। लेकिन इसके अंदर 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो इस रेस में थे उन्होंने इस्तीफे भी दिए और पहले रिटायरमेंट भी ले ली जिनमें जनरल फैज़ हमीद भी थे। तो ऑब्वियसली सारी सूरत हाल के अंदर जो इशारे हैं वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ किए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।